नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन चल रही थी क्लास 10 की मैथ और आज इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपके बड़ा क्वेश्चन भी आता है, यानी 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें से 100% आना ही है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा कि अपन हर बार हर चैप्टर में करते हैं, शुरू में इसका बेसिक समझते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, आपको उसको अच्छी तरह अटेंड करके 6 में से 6 अंक उसके लेने हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से इसकी बातें हैं वो बहुत ध्यान से आपको समझनी है, क्योंकि जैसे एक एक स्टेप आपको समझ में आता जाएगा वैसे वैसे आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। तो देखो, जो प्रश्नावली है वो है क्या, टॉपिक नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले तो इसी शब्द को आपको समझना है। दो चर, चर अपने सीखा था, चर और अचर अपने बात करते हैं। तो चर क्या होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर। देखो, चर कौन सा होता है, चर अपन बात करते हैं जैसे x हो गया, y हो गया, जिसके अपन समीकरण के रूप में या बहुपद के रूप में लिखते थे, जैसे अपने पीछे एक्सरसाइज में किया है, वो क्या है, वो है चर। और अचर राशि कौन सी है, इसके साथ जो अपन संख्या में लिख देते, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, -7 लिख दिया, ये क्या है, ये अचर राशियां हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन बात क्या कर रहे हैं, दो चर राशियां होगी, जैसे x और y लिख लिया या p और q लिख लिया, या अपन कोई भी अचर ले सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन आपकी जो 10th की बुक में दिया हुआ है वो दो ही अचर हैं, कौन कौन से, x और y में सवाल। ये बात आपको समझ में आ गई, दो अचर। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है, ये रैखिक जो शब्द है इसका मतलब है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात हो एक की। और किसकी अधिकतम घात, जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात एक हो, उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। जिस पद की अगर घात अधिकतम अचर की चर की एक हो, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। और ऐसा समीकरण जिसमें जो चर राशि है उसकी घात एक हो, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो, यहां पर आपको दो चीजें समझनी है कि बहुपद और जो समीकरण है इसके अंदर अंतर क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बहुपद भी अपन इसे ही लिख देते हैं x और y के रूप में, इनके रूप में, और इसी रूप में अपन लिख देते हैं समीकरण। तो देखो इसमें क्या अंतर है। बहुपद जब भी लिखा होगा तो जैसे लिख दिया x प्लस 2, ठीक है, जैसे लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये क्या है, ये दोनों ही बहुपद हैं। ये क्या है, बहुपद। तो समीकरण में क्या अंतर होता है, समीकरण में जैसे लिख दिया x प्लस 2, इसके बराबर में कुछ ना कुछ आपको पद दिया होगा, यानी बराबर में जब भी संख्या लिखी होगी इसका मतलब वो समीकरण है। कोई संख्या भी आ सकता है या कोई दूसरा पद भी आ सकता है, चर पद, जैसे x प्लस 2 बराबर y। तो ये भी क्या है, ये दो क्या है, ये है समीकरण। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बहुपद में क्या होता है, बराबर में कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है, जबकि अगर बराबर में कोई भी संख्या या कोई भी पद लिख देते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो है उसका समीकरण रूप। ये क्या है, समीकरण के रूप में लिखना। तो यहां पर हमने कुछ समीकरण लिखी है, आपको इसको बताना है कि ये कौन सी समीकरण है। कुछ एक नाम अपन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहली जो समीकरण है, देखो जितनी घात होती है ना बहुपद में, आपने को घात दिखाई दे रही है, वो होता है उसका रैखिक या द्विघात या त्रिघात। और यहां पर देखो चर, तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आया है। चर मतलब जो x और y, ऐसे अंग्रेजी के अपन पद जो शब्द यूज कर रहे हैं वो है। यहां पर एक चर है, तो ये क्या है, एक चर वाला है। यहां पर दो चर लिखा है, यहां लिखेंगे एक चर वाला। अब देखो इस x की अधिकतम घात कितनी है, कोई घात नहीं है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में सिर्फ y आया है, y के साथ संख्या आया, तो ये भी क्या है, ये भी सेम ही है, क्योंकि y की घात कितनी है, यहां पर एक ही है। तीसरे में देखते हैं, यहां पर x भी आया है और y भी आया है, ठीक है, इसके अलावा देखो कोई पद आया नहीं आया। तो यहां पर क्या है, दो चर वाला। अब देखो x और y की घात कितनी है, दोनों की एक ही घात है, तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसकी बात करें तो यहां पर x आ रहा है, यहां पर भी x है, तो देखो x के अलावा कोई पद नहीं है, चर एक ही है x, ठीक है, लेकिन उसकी घात कितनी है, 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक चर वाला
द्विघात समीकरण। ये द्विघात क्यों लिखा? क्योंकि x की अधिकतम यहां पर घात कितनी है? 2, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक x है और y है, ठीक है, और इसकी x की अधिकतम घात कितनी है? दोनों में से किसकी भी घात ज्यादा हो वो अपन जाएगा। तो ये है दो चर वाले द्विघात समीकरण। देखो ये कैसे, दो चर कैसे पता चला? एक तो x है और एक y है, तो दो चर हो गए। यहां पर देखो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। जरूरी नहीं है y की भी हो, दोनों में से किसी भी की घात 2 होगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? द्विघात समीकरण। लास्ट वाले में देखो कितने चर हैं? एक x है, एक y है और एक z है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 चर वाला। अब देखो इसमें सब में घात कितनी है? एक एक ही है, किसी में 2 होती तो द्विघात हो जाता, लेकिन सब में एक एक घात है, तो 3 चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है? ये है 3 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया, कोई भी समीकरण लिखी हो तो आप पहचान सकते हैं कि ये समीकरण किस प्रकार की है। समीकरण लिखने के बाद में अपन यहां पर एक चीज और सीखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अपन समीकरण लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखने का नियम। अब इसके अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? देखो सबसे पहली बात तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट बात, कि यहां पर जो ये x और y क्या है? x और y दो अचर हैं, ठीक है, सॉरी चर हैं, दोनों शून्य नहीं। दोनों क्या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहली द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण की ये शर्त है कि ये जो x और y दोनों आ रहे हैं, ये दोनों कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि x और y का मान दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। एक 0 हो सकता है तो चलेगा, x का मान 0 होगा तो चलेगा, y का मान 0 होगा, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और दूसरा जो है यहां पर a और ये b और ये c, ये क्या है? ये है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। यहां पर x और y क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। आपने जो पहली प्रश्नावली पढ़ी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो थी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो ये वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, एबीसी के अलावा। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो दोनों शर्तें आपको द्विघात समीकरण में अच्छी तरह याद रखनी है कि दोनों चर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होने चाहिए एक साथ। दोनों चर एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो इसके अंदर a, ये और ये b और ये c, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपने को समझ में आ गई कि समीकरण को अपन अच्छी तरह पहचान सकते हैं, और अपने को जिस समीकरण जिस टाइप का पढ़ना है, जैसे ये समीकरण है, देखो अपने ये समीकरण है, ये अपने पढ़ेंगे इस टाइप की, इस प्रश्नावली में समीकरण। तो इस टाइप की समीकरण के क्या नियम है वो अपने दोनों नियम देख लिए। अब अपने को इस थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो इस जो थर्ड एक्सरसाइज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको अपन इस समीकरण को हल करना भी सीखेंगे, ठीक है। इसको हल करने के 4 तरीके हैं अपने। देखो अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या लिखा है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या दिया हुआ है अपने को? ये है अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको हल करने के, यानी अपने को दो समीकरणें दी होगी, ध्यान रखना सवाल के अंदर दो समीकरणें दी होंगी, जिससे अपन इसके निकालेंगे हल, यानी इसके उत्तर। अब उत्तर देखो किस तरह से, किसी भी समीकरण के हल क्या होते हैं पहले अपन वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसकी विधियां कौन कौन सी है। तो देखो यहां पर मैंने कोई एक समीकरण लिखा, जैसे लिखा, सिंपल से तौर पे लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। तो यानी x और y की जगह ऐसे मान रखने हैं जिसकी वजह से इसका आंसर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो अपन आप सोच के देखो, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 4, क्या 1 प्लस 4 5 होता है? क्या बिल्कुल होता है, 5 बराबर 5। तो एक तो इसका हल हो गया, देखो x की जगह आ गया 1 और y की जगह 5, उत्तर बिल्कुल से, सॉरी y की जगह कितना आ गया? 4, ठीक है। तो एक तो ये हल हो गया, तो ये क्या है? इसका हल है। दूसरा देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 2 प्लस 3, तब भी ये क्या आ रहा है? 5, और 5 बराबर क्या होता है? 5। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3 भी इसका क्या है? हल है।
क्या मैं इसकी जगह दोनों की जगह दो दो रख दूं, तो या x की जगह मैंने रख दिया 3 और y की जगह मैंने रख दिया 1, तो क्या ये इसका हल है क्या? तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो क्या 4 5 आ रहा है क्या उत्तर में? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। जो समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब ये समीकरण में x और y की जगह आप ऐसा मान रखो जिससे क्या है बराबर में 5 आ जाए, या कोई भी संख्या जो बराबर वाली संख्या आ जाए, तो वो क्या होता है? उस समीकरण का हल होता है। इसके बाद में अपने को यह ध्यान रखना है कि ये समीकरण के हल इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब आगे आप ध्यान रखना है यहां पर, अब इसको हल करके अपन समीकरण x और y के जो मान निकालेंगे, उसको मान निकालने के अलग अलग तरीके अपने पास, अलग अलग विधियां हैं। सारों में उत्तर एक जैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर अलग अलग आएगा, लेकिन अपने पास इसको हल करने की विधियां हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहली जो विधि है जो अपन 3.1 और 2 दोनों में पढ़ेंगे, वो है ग्राफिक विधि या ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ से अपन इसके x और y के मान निकालने सीखेंगे। दो समीकरणें दी होगी, या फिर अपने को सवाल से समीकरण बना के और फिर इसका उत्तर निकालना है। बहुत महत्वपूर्ण विधि है और सबसे ज्यादा चांस होता है 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने का। ग्राफ का क्वेश्चन आपका 100% इसमें से आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सीखिएगा। इसके बाद दूसरी जो विधि है वो जो अपन सीखेंगे अगली प्रश्नावली 3.3 के अंदर, ठीक है, वो कौन सी है? विस्थापन विधि। यानी अपन क्या करेंगे, एक चर को विस्थापित करके अपन उसका उत्तर यानी आंसर निकालेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे अपन 3.3 प्रश्नावली करेंगे, इसके सवाल हल करके देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली जो विधि है, तीसरी विधि, वो है विलोपन विधि। मतलब एक को विलुप्त करके, मतलब एक को गायब करके अपन इसका उत्तर निकालेंगे, वो होती है विलोपन विधि। एक का विलोप करके अपन इसका उत्तर निकालेंगे, वो होती है विलोपन विधि। सबसे महत्वपूर्ण विधि, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, अपन इसी विधि से ही इसके हल करेंगे, ठीक है। तो ये है तीसरी विधि। और चौथी है वज्र गुणन विधि या वज्र गुणा विधि जिसको कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 विधियां हैं और चारों ही आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, उत्तर सेम आएगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप पहले आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे दो, अदरवाइज आपको पहले समीकरण बनाना है और फिर उसका उत्तर निकालना है। तो यहां पर आपको समीकरण बनाने वाली बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उससे आपको सवाल हल करके और इसका आंसर निकालना है। हालांकि हमने जो ग्राफिक विधि है वो 9th क्लास में पढ़ी है। 9th क्लास में आपके जो पिछले साल आपकी 9th क्लास में ग्राफिक विधि लगती थी आपके। हालांकि आपने अगर अच्छे से नहीं किया है तो अपन बिल्कुल उसको उसी लेवल से करेंगे। अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, अपन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसके बाद अपन देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 उसको। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सवाल में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है ना, वो ये होता है कि सवाल से पहले समीकरण बनाना। बाद में समीकरण बनाने के बाद में तो अपन सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, लेकिन अपने को सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सीखना है वो है सवाल को पढ़कर उसकी समीकरण बना लेना। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको करना है। तो देखो सवाल दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफी के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको बीजगणितीय रूप में इसके समीकरण बनाने हैं और साथ में ही आपको इसको ग्राफीय रूप में हल करने हैं। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अभी जो आयु है, किसी की भी आयु है, ठीक है, अगर उसमें आयु में अगर बात करें पूर्व की, यानी पहले की, या पूर्व कह दो या पहले कह दो, यानी कुछ साल पहले की बात करें, तब आपको करना क्या है। और या आपको दूसरी बात ये कह दे, अगर जो भी आयु है उसके बाद की या पश्चात की बात करें, तब आपको क्या करना है। दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से रखना है। आयु वाले सवाल में आपको, एज वाले सवाल में ऐसा आपको करना है। तो देखो क्या करना है यहां पे, अगर आपको पूर्व या पश्चात का कहे तो जो भी आयु है, अभी जो वर्तमान आयु है, उसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो आयु है उतने वर्ष क्या कर देंगे, घटा देंगे।
क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी जो आयु है, जैसे मान लो अभी आपकी आयु 15 वर्ष है और आपसे पूछूं मैं 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो 15 में से आप क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, यानी आज से 5 साल पहले आपकी 10 वर्ष आयु थी। वहीं बात करें अगर आपको बाद की बात करें, यानी अभी जो आपकी आयु है वो है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 वर्ष बाद। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी वर्तमान आयु है, अभी की जो आयु है उसके अंदर आप कोई भी आयु क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब आप उसकी एक्स जो आयु है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर एक व्यक्ति ए है, उसकी जो भी वायु है अभी एक्स है, और दूसरा व्यक्ति बी है, उसकी वायु वाई है, दोनों की 5 वर्ष बाद की निकालनी है, तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाना है तो दोनों की आयु में से 5 घटेगा। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति हैं, एक की आयु तो 5 वर्ष कम हो गई, 5 वर्ष पहले की मान लो 10 वर्ष है अभी, 5 वर्ष पहले 10 थी और दूसरे की 15 वर्ष पड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दोनों की आयु आपको ध्यान में रखनी। अब देखो सवाल को समझते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक आफताब है और दूसरा व्यक्ति कौन है, उसकी पुत्री। तो अपने को इसमें अंदर दो समीकरण बनेगी और दो ही शर्तें दी होगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की हमने वर्तमान आयु मान ली x, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो है y वर्ष। दोनों की अपने आयु मान ली है। ठीक है, अब जो प्रश्न अनुसार कह रहा है ना, उसी अनुसार चलते रहो। प्रश्न में दो शर्तें आपको दे रखी है। पहली शर्त की बात करें तो पहली शर्त में ये कहा हुआ है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले की। पहले इतना सा सवाल करते हैं, 7 वर्ष पूर्व। तो देखो इसकी आयु कितनी थी, उसके पिता की आयु इधर लिख लेते हैं और पुत्री की आयु इधर लिख लेते हैं। ध्यान से समझना है देखो इस बात को, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर समझने के लिए। तो पिता की आयु हमने x मान रखी और पुत्री की आयु y मान रखी। लेकिन वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यहां पर किसकी बात हो रही है, पूर्व मतलब पहले की। तो पहले की आयु में अपन क्या करते हैं, जब पूर्व की या पहली की आयु निकालनी है तो घटाना है। कितना वर्ष का कह रहा है, खुद कह रहा है 7 वर्ष, तो 7 वर्ष कम कर देंगे। तो यहां पर भी -7 कर दिया और इधर भी -7 कर दिया। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कितनी गुनी आयु का था, कौन था 7 गुना, पिता था। अपनी पुत्री से, पिता जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब मान लो यहां एग्जांपल के लिए आपको सॉल्व, अगर पिता की आयु 70 वर्ष है और पुत्री की मान लो 10 वर्ष है, तो ये इससे 7 गुनी आयु का है या नहीं है, ये पुत्री से 7 गुनी आयु का है। इसका मतलब है कि ये इसको 7 से गुणा करेंगे। अब दोनों को मान लो मुझे बराबर संख्या करनी है दोनों तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 7 की गुणा करानी पड़ेगी, तभी तो बराबर होगा ना। अगर 7 गुणी ये आयु का है, अगर मैं इधर 7 की गुणा करा दूं तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यही मैं यहां पर करूंगा, बराबर का चिन्ह लगाया और मैंने इधर 7 की गुणा करा दी पुत्री की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर हल करते हैं। अब इस समीकरण को सिंपली हल करना है आपको, इस 7 को अंदर गुणा करा देना है, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। ठीक है, इसके बाद में अपने को देखो यहां पर क्या करना है, पक्षांतरण कर लेना है। इस 7y को इधर लाएंगे तो माइनस का 7y, यहां पक्षांतर देखो माइनस का 7y और माइनस का 49 इधर पड़ा है, इस 7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 7। साधारण अपने पक्षांतर किया है। अब इसको घटा ले तो यह जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 जाएंगे तो माइनस के, क्योंकि एक संख्या माइनस है एक प्लस है तो घटा होगी, और कितना आ जाएगा माइनस का 42। दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसका ही चिन्ह रहेगा, -49 है। ये हमारी बन गई पहली समीकरण। ये क्या बन गई, पहली समीकरण। ठीक है, इसी तरह अपने को दूसरी समीकरण भी बनानी है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको आपने लिख लिया है या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहां तक ले लें, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो इसके आगे अपन करते हैं इसको। दूसरी जो बात उसने ये कही है कि ये जो दूसरी बात यहां से देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अब वो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अभी भी फिर से अपन यही लिखेंगे, ये इस तरफ पिता लिख लिया, इस तरफ पुत्री, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी भी आप दोबारा से इसकी आयु x है, इसकी आयु y है, वर्तमान आयु लिख ली।
अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो बाद के यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी अपने लिख रखा था प्लस करना पड़ता है। कितने वर्ष की कह रहा है, 3 वर्ष, तो ये कह दिया 3 वर्ष, दोनों तरफ 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही 3 वर्ष आयु बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर 7 वर्ष पहले की बात कर रहा था तो दोनों तरफ 7 घटाया था, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों तरफ 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, कितनी गुनी का, 3 गुनी का। कौन है 3 गुनी आयु का, पिता ही होगा बड़ा 3 गुनी आयु का। तो अपन बराबर करने के लिए बताओ किस तरफ 3 की गुणा करेंगे, इस तरफ, ठीक है। पक्षांतरण कर लो, x प्लस 3 बराबर 3 के अंदर गुणा कर दो 3y प्लस 9, 3 को 3 से गुणा किया 9, पक्षांतर कर लो x माइनस 3y बराबर 9 इधर है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो यह आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये आगे समीकरण 2। तो यहां पर हमने क्या किया है, दोनों समीकरण तो हमने निकाल ली है, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। यहां तक की बात सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, आपको दोनों समीकरण अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये पहले कैसे निकालनी है पहली समीकरण। बस आपको सवाल है ना, उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ते जाना है और सवाल को हल करना है। तो देखो अपन सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जो 9वीं क्लास में हमने सीखा था, ग्राफ को किस तरह से हल करने हैं, बस वही हल करना है। तो देखो पहले अपन समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 7y माइनस 42। तो यहां पर मैंने पहली समीकरण लिखा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। ये पहली समीकरण है, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आपने जो भी तरीका लगाया है आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लगा लिया, x की जगह आप कुछ भी मान रख दो या y की जगह रख दो। जैसे मान लो मैंने यहां पर रखा x बराबर, इसको मैंने निकालने के लिए माइनस 42 माइनस 7y, सॉरी प्लस का 7y। अब मैं क्या किया, 7y को इधर लाया तो प्लस का। अब मैं क्या करूंगा, y का अपनी मर्जी से कोई भी मान रख दिया मैंने, मान ज्यादा 42 तो नहीं रखेंगे, थोड़ा बड़ा रख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 6 मान रख लिया एक बार, y बराबर कितना रख लिया, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ऐसा मान कुछ नहीं, ये y का मान जो इधर समीकरण के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर रखा तो x बराबर आ गया माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6। यहां पर y की जगह आपको क्या रखना है, 6। तो देखो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 6 सतेव कितना होता है 42। तो 42 प्लस का 42 माइनस का, तो x बराबर क्या आ गया 0। x बराबर क्या आ गया 0। एक और मान रख लेते हैं, y बराबर यहां पर हमने रख लिया 7, चाहे प्लस का रख लो चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका समीकरण पूरा हल होना चाहिए। देखो अब रखते हैं तो याद आएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7। देखो यहां पर ये y है, इसकी जगह आपको मान रखना है, सिर्फ इस y की जगह मान रखना, ध्यान रखना। तो माइनस 42 प्लस 7 7 कितना होता है 49। तो इसमें से जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो देखो 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो x बराबर कितना आ गया 7। अब आपको छोटी सी टेबल यहां पर इस तरह से बना लेनी है, एक टेबल आपको बनानी है, जिसके अंदर अभी जो आपने मान निकाले हैं वो रखने हैं। यहां पर आपको पहले ऊपर x का मान नीचे y का मान। तो x बराबर देखो आपने कितना रखा था, पहले हमने y बराबर कितना रखा था, y बराबर रखा था पहला मान ये रहा 6, तो y बराबर 6 रखा तो x का मान कितना आया था 0। और दूसरे में हमने y बराबर रखा था 7, तो y बराबर y की जगह 7 और x बराबर कितना आया 7। ये पहली समीकरण हल करने से। इसी तरह अपन दूसरी समीकरण हल करेंगे। ये तो कौन सी समीकरण थी, पहली। इसी तरह दूसरी समीकरण हल करें। दूसरी समीकरण क्या थी, x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरी समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 6। ये है अपनी दूसरी समीकरण। सेम उसी तरह हल करना है। देखो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3y को इधर लाएंगे, तो x बराबर 6 प्लस 3y। आपको क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, बाकी संख्या को एक तरफ ले जाना है, इससे आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखो y का मान रखा मैंने, y बराबर मैंने रख दिया 0। y की जगह समीकरण के अंदर कौन सा है y, उसका मान आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 6 प्लस 3 गुणा 0। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 6, x बराबर क्या आएगा सिर्फ 6। दूसरा देखो हमने y बराबर रख लिया -1। -1 रख लो प्लस 1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 रखा तो क्या आ जाएगा
x बराबर 6 प्लस 3 गुणा -1, y की जगह कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा 3 को, देखो ये माइनस ये प्लस माइनस, यानी आप इस तरह से 3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, तो यहां पर आएगा -3। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो x बराबर क्या आया 3। अब इसकी भी आपको इसी तरह से एक टेबल बनानी है और उसके अंदर इसके मान रखने हैं, तो हमने देखो इसकी भी टेबल बना ली। पहले ऊपर x का मान रखना है, नीचे y का मान रखना है। मान क्या आए हैं दूसरी समीकरण को हल करने पर, वो देखो। पहले हमने जब रखा था y बराबर 0, y की जगह 0 रखा तो x का मान आया 6, और दूसरा हमने y बराबर रखा, y बराबर कितना रखा, यहां पर रखा था हमने y बराबर दूसरे में -1, तब इसका मान कितना आया 3, तब कितना आया था 3, तो दोनों मान हमने रखे और इस तरह से समीकरण। तो ये टेबल दोनों, अब ये दोनों ही टेबल अपने को काम में लेके इसको हल करना है। तो देखो दोनों टेबल बना लेते हैं फिर से। ये है x और y 0, 7 और 6 और 7। तो देखो अपन इसको हल करते हैं। यहां पर पहली टेबल ये इस तरह से बनानी है, यहां है x, ये है y, ये 0 और 7, ये था 6 और 7। देख लो पहले यही टेबल थी या नहीं थी, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 0 और 7, 6 और 7, तो यही हमने लिखा है। यहां पर भी देखो 0 और 7, 6 और 7। दूसरा देखो यहां पर दूसरी टेबल थी, वो भी अपन बना लेते हैं, जो है 6 और 3, 0 -1, 6, 3, 0 -1। तो देखो यहां पर बना लेते हैं दूसरी टेबल, ये x ये y, ये था 6 और 3, 0 -1। देख लेते हैं, दोबारा से चेक कर रहे हैं गलत नहीं हो सवाल। 6 और 3, 0 -1, 6 और 3, 0 -1। अब आपको इसको ग्राफ के अंदर बनाना है। ग्राफ के अंदर देखो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेज पर ऐसा इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ये जो इसका हिस्सा होता है ये वो कहलाता है x अक्ष, इधर वाला जो भाग है ये कहलाता है x डैश अक्ष, ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है y, और नीचे वाला भाग है वो कहलाता है y डैश, ठीक है। ये जो भाग है ये 0 यहां पर होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ के अंदर बनाना है। देखो ग्राफ के अंदर कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान से तरीके से अपन देखो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो यहां पे अपने को क्या करना है, x बराबर 0, x 0 पर यहां देखना है y का मान 6 होना चाहिए। तो 0 कौन सा है ये, और यहां पर अपने को y की तरफ कितना जाना है 6। तो बताओ y किधर है, y ऊपर प्लस में संख्या होती है, नीचे देखो माइनस में है। इधर x की संख्या प्लस में होती है, इधर माइनस में। तो अपने को तो क्या है, x बराबर 0 पे, y बराबर 6 पे। तो x बराबर 0 तो पहला पॉइंट ये है, y बराबर 6 कहां है, ये रहा। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इस तरह से गोल कर देंगे। ये क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 6, इस तरह से आपको लिखना है। निर्देशांक आप इस तरह से लिख सकते हो, पहला जो मान होता है वो हमेशा x का लिखा जाता है, यहाँ पर x 0 है और y बराबर 6 है। दूसरा है x बराबर भी 7 और y बराबर भी 7। x बराबर 7 ये रहा, और y बराबर 7 कहां है, ये रहा। ये x बराबर 7 और y बराबर 7, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 7 और 7। हाँ, इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे। अब देखो पहले के दोनों हो गए, अब आप चाहे तो इसकी निर्देशांक है जो बना सकते हैं, यानी लाइन बनानी है आपको। तो किस तरह से बनेगी लाइन, देखते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वहां से यहां से जाते हुए आप इस तरह से लाइन खींचेंगे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जाए, इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है। आप इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहां से ऐसा नहीं है कि आप इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। बिल्कुल आपको सीधी खींचनी है, थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा जो है ये किसकी है, इसके ऊपर समीकरण जरूर लिख दें आप। ये कौन सी समीकरण की हमने लाइन खींची है, वो समीकरण आपने लिख दे। पहली समीकरण अपनी क्या थी, वो आपको यहां पर लिखनी है। तो देखो पहली समीकरण जो अपनी थी, पहली समीकरण में थी x माइनस 7y बराबर -42। तो यहां पर लिख देंगे, ये दूसरी पहली समीकरण x माइनस 7y बराबर -42। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं उसी तरह। दूसरे के पॉइंट देखो, x बराबर 6, y बराबर 0। तो y बराबर 0 या x बराबर 0, यहाँ पे x की जगह 6 ये रहा, तो इसको एक तो रखेंगे, ये 6 और y बराबर 0। दूसरा जो पॉइंट है वो है x
x बराबर 3 y बराबर -1। x बराबर 3 कौन सा, ये रहा, और y बराबर -1 ये रहा, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहां से जाते हुए अपन सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल। तो सीधी लाइन फिर से देखो किस तरह से खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। देखो सीधी लाइन यहां से इस तरह से खींच सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये दूसरी लाइन अपन इस तरह से खींच दिया। अब ये कौन सी समीकरण थी इसकी, वो भी समीकरण भी इसके ऊपर लिख देते हैं। देखो समीकरण क्या थी अपनी, x माइनस 3y बराबर 6, तो इसके ऊपर लिख दो x माइनस 3y बराबर 6। ये है x माइनस 3y बराबर 6, ये है। आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो इसका। ठीक है, तो ये है अपना, देखो ये ग्राफिक विधि से हमने हल कर दिया। इसका बीजगणितीय रूप कौन सा होता है, पहले हमने बीजगणितीय रूप ही निकाला था। ये दोनों बीजगणितीय रूप हैं, ये इसका बीजगणितीय रूप, ये इसका बीजगणितीय रूप। फिर उसका ग्राफिक जो विधि से हल किया था, ये हमने ग्राफिक विधि से इसका हल किया, और फिर हमने ये ग्राफ बनाया है। अगर आपको इसका उत्तर निकालना होता है तो देखो उत्तर कौन सा होता है, जहां पर दोनों ग्राफ क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या होता है, इसका उत्तर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है बस समीकरण बनाना किस तरह से, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिर अपने ग्राफिक विधि है उसको अच्छी तरह। हाँ, बाकी के अभी का आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट अपन बहुत सारे सवाल करेंगे अभी तक ग्राफिक विधि के, तो आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।